जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। मेरा राजदांगी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। वैसे सभी विद्यार्थीगण कुशल मंगल होंगे, कुशल क्षेम होंगे। हम लोग जो मध्य प्रदेश पीएससी और मध्य प्रदेश एसआई के रिगार्डिंग हम लोग हिंदी की विशेष श्रृंखला हम लोग संचालित कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अंतिम जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने वर्णमाला का जिक्र किया था और वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं और इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है उसके संदर्भ में हम लोगों ने विस्तार से चर्चाएं की थी। आज हम लोग उसी वर्णमाला का ये सेकंड लेक्चर रहेगा। आज हम लोग जो स्वर वर्ण होते उसके संदर्भ में, व्यंजन वर्ण होते उनके संदर्भ में हम लोग विस्तार से चर्चाएं करेंगे। तो आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग बात करना चाहेंगे कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला में जो अपने स्वर वर्ण होते हैं उनके बारे में क्या क्या उल्लेखित है। स्वर, यदि स्वर की बात की जाती है तो स्वर क्या होता है? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्वर कहते हैं। तो स्वर क्या होते? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो, ऐसे वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण के रूप में हम लोग जानते हैं। यदि स्वर वर्ण का जिक्र किया जाता है तो इसमें आप लोगों का छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अम और आहा। ये जो अम और आहा होते हैं इनको हम लोग लिखते स्वर के साथ है, लेकिन ये उच्चारण जो देते हैं व्यंजन की भांति देते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवाहा के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्वर है हमारे पास में, ये मूलतः 11 वर्ण जो होते हैं इनको हम लोग स्वर के रूप में हम लोग मानते हैं। ये 11 क्या है? अपने मूल क्या है? स्वर है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 अपने क्या है? मूल स्वरों के रूप में इनको जाना जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इनका वर्गीकरण कैसे कैसे होगा। एक होगा आप लोगों का मुख की आकृति के आधार पर। ठीक है, साथ में ओठ की आकृति के आधार पर। ठीक है, मुख की आकृति के आधार पर, ओठ की आकृति के आधार पर, साथ में मुख जो होता है हमारा, ठीक है, मुख को, मुख के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करने के आधार पर साथ में जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर, ओठ की आकृति के आधार पर, मुख के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करने के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, प्राण के आधार पर, प्राण के बोले तो उच्चारण के आधार पर, साथ में घोषत्व के आधार पर,
ऐसे अलग अलग प्रकारों से स्वरों को वर्गीकृत किया जाता है। एक बार पुनः देखिएगा, मुख की आकृति, ओठों की आकृति, मुख के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करने के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर और प्राण के बोले तो उच्चारण के आधार पर और घोषत्व के आधार पर हम लोग स्वर जो होते उनको वर्गीकृत करेंगे। यहाँ से आप लोगों को अलग अलग प्रश्न बनते रहते हैं, हम लोग इनके बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चाएं करते हैं। यदि हम लोग अपने मनुष्य के मुख का जिक्र करते हैं, ठीक है, ये कोई मानव है, इस मानव का ये वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। क्या कहलाता है? तालु। और इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं कंठ। क्या कहते हैं? कंठ। और इस तालु का जो एक भाग होता पिछला और एक भाग होता है क्या? अगला। ठीक है, यदि तालु के अगले और पिछले भाग की बात की जाती है तो इसमें पिछला जो भाग होता है यहां से भी हवा टकरा सकती है, ओके, और इस वाले भाग से भी हवा टकराती है। तो एक भाग कहलाता है यहाँ पे मूर्धन्य और एक क्या कहलाता है? आपका तालव्य। क्या कहलाता है? तालव्य। साथ में यहाँ से उच्चारित जो वर्ण होते हैं इनको हम लोग कंठे कहते हैं। और ये जो अपना ये वाला जो भाग होता है इसको मुख कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मुख कहेंगे और मुखों के पास में यहाँ पे ओठ होंगे, तो ओठ के आधार पर अलग प्रकार के होंगे और साथ में मुख के आधार पर अलग प्रकार के होंगे। और यहाँ पर पाई जाती जिह्वा है ना, जीभ का अग्रभाग, मध्य भाग और एक क्या होता है आपका पश्च भाग। इनके आधार पर 3 प्रकार के यहाँ पर स्वर अलग माने जाते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम लोग बढ़ना चाहेंगे यहाँ से। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मुख होता है इस मुख के अलग अलग हिस्से क्या होते हैं, उच्चारण में प्रयोग में आते हैं। यदि हम लोग अनार आम की शुरुआत करते हैं तो अनार आम की बात करते हैं, स्वर की बात करते हैं, तो स्वर की शुरुआत कहाँ से होती है? पहले आप ये देखिएगा, स्वर की शुरुआत होती है कंठ से। कहाँ से होती है? कंठ से। तो सबसे पहले कंठीय ध्वनि आती है। कौन सी आती है बच्चों? कंठीय ध्वनि का सबसे पहले जिक्र किया जाता है। सर्वप्रथम जिक्र किया जाएगा किसका? कंठ का। और कंठ में कौन आता है? तो हम लोग कहेंगे छोटा आ और क्या? बड़ा। ये वर्ण कहाँ पर रखे जाते हैं? कंठ के अंतर्गत रखे जाते हैं। कंठ के बाद में आते हम लोग कहाँ? जो ऊपरी तालु होती है, ऊपरी तालु का जो पिछला भाग होता है, ऊपरी तालु के पिछले भाग से आपका छोटी और बड़ी का क्या होता है? उच्चारण होता है। किसका उच्चारण होता है? छोटी और क्या? बड़ी का उच्चारण होता है। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। तो छोटा और बड़ा कहाँ पर आता है? तो हम लोग कहेंगे कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। और इसके ऊपर जाते तो ऊपरी तालु का जो पिछला भाग होता है इससे छोटी और एक क्या? बड़ी। तो छोटी और बड़ी को हम लोग कहाँ रखते हैं? ऊपरी तालु का जो पिछला भाग होता है इससे इसका उच्चारण माना जाता है। ठीक है, और इस वाले भाग को हम लोग तालव्य के रूप में हम लोग जानते हैं। ऊपरी तालु का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो तालव्य। तो तालव्य के अंतर्गत किसको रखते हैं? छोटी को और एक किसको? बड़ी को। अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये वाला जो मध्य भाग होता है, ठीक है, मध्य भाग से
जो ऋषि होता है इस ऋषि का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, मध्य भाग बोले तो जो अगला भाग होता है इससे ऋषि का बोले तो जो मूर्धन्य होता है इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, अगले भाग को मूर्धन्य कहा जाता है। और मूर्धन्य से उच्चारित जो वर्ण होता है इसको कहते हैं हम लोग क्या, ऋषि के रूप में हम लोग जानते हैं। इससे आगे जाएंगे तो आपका ये वाला भाग आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपके पाए जाते ओट, क्या पाए जाते, ओट, तो उनको कहा जाता ओष्ठीय वर्ण, जिसमें आता छोटा ऊ और क्या आता है, बड़ा ऊ। ये हो गई आपकी प्रथम पंक्ति, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और क्या, ऋषि। अब इसके बाद में क्या होते हैं, संधि स्वर आते हैं। कौन से आते हैं, संधि स्वर आते हैं। और जो संधि स्वर होते हैं इसमें आपका गुण संधि और एक आता आपका अयादि संधि, वृद्धि संधि, है ना, दीर्घ संधि, कुछ संधि होते हैं। तो इनमें हम लोग वैसे तो बड़े आ को भी संधि में रखते हैं, बड़ा भी आपका क्या होता है, दीर्घ संधि होता है, बड़ी भी दीर्घ संधि होता है, बड़ा वो भी क्या होता है आपका दीर्घ संधि होता है। यहाँ पे जो ए आई ओ औ अम आ है, ए आई ओ और एक क्या है, औ, ये चार वर्ण, इनको हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, संयुक्त स्वर के रूप में हम लोग जानते हैं। और संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये संधि के नियम से बने होते हैं। संधि के नियम से बनता आपका ए, बनता क्या है आई, और बनता है क्या ओ, और एक क्या बनता है औ। ठीक है, यदि ए आई की बात की जाती है तो ये बनते क्या, छोटा बड़ा का मेल यदि छोटी और बड़ी से होता है तो किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। और ए का निर्माण होता है तो ए को हम लोग कहते हैं, इस नियम को क्या कहा जाता है, संधि नियम कहा जाता है। छोटा बड़ा का मेल यदि छोटी और बड़ी के साथ में होता हो तो ए का निर्माण होगा, और ए का निर्माण होगा तो ये हो गए अपने छोटा बड़ा कहाँ पे आते हैं, तो छोटा बड़ा कहाँ पे कंठ में आते हैं, और छोटी और बड़ी कहाँ आते, तो पिछले भाग तालव्य में आते हैं। कहाँ आते हैं, तालव्य में। तो ये हो गए अपने क्या, कंठ और तालव्य मिला करके कंठ तालव्य। अतः अपना ए और आई दोनों को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, कंठ तालव्य के रूप में हम लोग जानते हैं। यदि ए के बाद में फिर भिन्न स्वर आता तो ए से क्या बनता आपका, आई का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों किस में आते, ए आई कंठ तालव्य के अंतर्गत आते। उसी प्रकार से ओ की बात करते तो इसका निर्माण होता है छोटा और बड़ा के बाद में यदि क्या आता है, छोटा ओ और क्या आता है, बड़ा ओ आता है, तो इनके मेल से क्या बनता है, ओ का निर्माण होता है। और छोटा बड़ा किस में आते, कंठ में आते, कंठीय ध्वनि के अंतर्गत आते। और ओ और बड़ा ओ किस में आते, ओष्ठ में आते हैं, ओष्ठी ध्वनि में आते हैं। और कंठ और ओष्ठ मिलाकर के ये क्या कहलाते, कंठोष्ठी कहलाते हैं। कंठोष्ठी वर्ण के रूप में जाने जाते हैं। तो बातें क्लियर हो गई होगी, ये कहलाएगा कंठ तालव्य और ये क्या कहलाएगा आपका कंठोष्ठी वर्ण के रूप में जाना जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। तो अतः हम लोग कहेंगे ये जो कंठीय स्वर इसमें छोटा बड़ा आता है, तालव्य में छोटी बड़ी आता है, मूर्धन्य में ऋषि आता है, ओष्ठ में छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है। फिर संधि स्वर आते हैं, संधि स्वर में ए आई को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, कंठ तालव्य में। और कंठोष्ठ में ओ और औ को कहाँ रखा जाता है, कंठ ओष्ठी में। अब देखो जरा, अपने कंठ से जब हम लोग बाहर आते तो पहला सामना होता कंठ का, फिर सामना होता तालव्य का, फिर सामना होता आपका ये कौन सा,
मूर्धन्य का, और फिर सामना होता अपने यहाँ पर पाए जाते ओट पाए जाते ओटों का। तो पहली बार अपने पास में सबसे पहले छोटा बड़ा, तो छोटा बड़ा कहाँ कंठ में, फिर थोड़ा सा आगे गए तो तालव्य, तो छोटी और बड़ी आई, फिर कहाँ गए अपना ऋषि में, तो क्या है तालव्य आया, फिर आगे गए तो ओष्ठ आया अपना, और ओष्ठ में क्या है अपने छोटा वो बड़ा हुआ आया। और इनके बाद में जब ये आपस में मिले तो कंठ और तालव्य मिला, तो कंठ तालव्य में बना क्या ए ऐ का निर्माण हुआ, और जब कंठ और ओष्ठ मिले तो कंठोष्ठी बना, और ओ तथा औ का क्या हुआ निर्माण हुआ। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ये तो हुआ पहले प्रकार से वर्गीकरण, है ना। ये प्रश्न भी आपको बहुत बार पूछा जाता है कि किनको किस प्रकार का स्वर के रूप में हम लोग जानते हैं। प्रश्न बनता कि निम्न में से कौन सा कंठ तालव्य स्वर है, निम्न में से कौन सा कंठ ओष्ठी स्वर है, निम्न में से कौन सा तालव्य स्वर है, निम्न में से कौन सा मूर्धन्य स्वर है, और निम्न में से कौन सा क्या आपका, है ना, तो कंठीय स्वर के रूप में जाना जाता है, और कौन सा ओष्ठी है। तो आशा आप लोगों को यहाँ तक की बातें क्लियर हो होगी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, मात्रा और क्या उच्चारण के आधार पर। मात्रा और उच्चारण के आधार पर हम लोग तीन प्रकार के स्वर देखते हैं। एक देखते हैं हम लोग क्या ह्रस्व स्वर, एक देखते हैं हम लोग क्या दीर्घ, और एक देखते हैं हम लोग क्या प्लुत स्वर। तो तीन प्रकार के स्वरों का जिक्र मिलेगा। नंबर एक क्या ह्रस्व, और नंबर दो क्या, तो अपने नंबर दो पे आ जाएगा दीर्घ, और नंबर तीन पे क्या जाएगा प्लुत स्वर। तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ह्रस्व के बारे में। ह्रस्व ये कहता है जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हूं, एक मात्रा का समय लगता हूं। ठीक है, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हूं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ह्रस्व स्वर के रूप में हम लोग जानते हैं। नोट कर लो इसको। ह्रस्व स्वर क्या होगा, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो, ऐसे स्वर को हम लोग ह्रस्व स्वर के रूप में हम लोग जानते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे जिसके उच्चारण में, है ना, दो मात्रा का समय लगता हो। ठीक है, जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसको क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर के रूप में जाना जाता है। प्लुत क्या होता है, दो से अधिक मात्रा का समय लगता हूं। ठीक है, तो जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसको ह्रस्व, जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसको दीर्घ, और जिसके उच्चारण में, है ना, दो से अधिक मात्रा का समय लगता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लुत स्वर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये तीन प्रकार के क्या होते हैं बच्चों, स्वर होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ह्रस्व स्वर होता है क्या होता है। ह्रस्व स्वर होता है यदि इसकी बात की जाती है तो इसमें कौन आता है, तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ, और एक क्या आता है ऋषि। इन चारों वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर के रूप में हम लोग जानते हैं। दीर्घ में कौन आता है, बड़ा, बड़ी, बड़ाओ। ठीक है, साथ में ए, आई, ओ, और साथ में क्या औ। ये वर्ण दीर्घ के अंतर्गत रखे जाते हो। प्लुत में
आप लोग देखोगे कि जो नाटक होते हैं, नाटकों में पात्र जो होते हैं, इन पात्रों को पुकारने के लिए, ठीक है, प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, राम। अब मैंने यहाँ पे रा को क्या पहली बार दीर्घ किया, फिर दूसरी बार क्या किया, दीर्घ किया। तो अब मैं क्या कहूँगा, राम। क्या पढ़ूंगा इसको, राम। क्या पढ़ूंगा, राम। तो राम में यहाँ पे मैंने रा को क्या कर दिया, प्लुत कर दिया, थोड़ा खींच दिया। तो ये कैसा स्वर बन गया आप लोगों का, प्लुत स्वर बन गया। तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के क्या होते हैं, स्वर होते हैं। नंबर 1 होता है ह्रस्व, नंबर 2 क्या होता है, दीर्घ, और नंबर 3 क्या होता है, प्लुत। यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। मात्रा उच्चारण के बाद में हम लोग देखते हैं घोषत्व के आधार पर स्वर के भेद। किसके आधार पर, घोषत्व के आधार पर स्वर भेद। यदि घोषत्व के आधार पर स्वर के भेद का जिक्र किया जाता है तो घोषत्व के आधार पर क्या सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सेकंड आपको ये याद रखना है, घोषत्व के आधार पर सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है, घोष का अर्थ क्या होता है, जिसके उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होता हो। जिसके उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सघोष स्वर के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्वर होते हैं सबको क्या कहा जाता है, सघोष स्वर के रूप में हम लोग जानते हैं। ये किसके आधार पर हो गया, घोषत्व के आधार पर। बातें क्लियर यहां तक। अब हम लोग देखेंगे मुख की जो आकृति होती है या मुख का जो प्रयोग होता है उसके आधार पर स्वर के भेद। तो अगला भेद है अपना स्वर में मुख, मुख के प्रयोग के आधार पर स्वर भेद। मुख के प्रयोग के आधार पर क्या, स्वर भेद। यदि मुख के प्रयोग के आधार पर स्वर भेद का जिक्र किया जाता है तो मुख के प्रयोग के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। अब 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं एक एक देखते जाइएगा। सबसे पहले देखते हैं विवृत। विवृत क्या होता है, और एक होता है संवृत, एक होता है अर्धविवृत, एक होता है अर्धसंवृत। तो विवृत जिसके उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुल जाता हो। ठीक है, जिसके उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुल जाता है उसको क्या कहा जाता है ना, तो हम लोग कहेंगे विवृत के रूप में हम लोग जानेंगे। और इसके अंतर्गत रखा जाता है बड़ा आ। इसके बाद में आता है एक अर्धविवृत, और यदि अर्धविवृत की बात की जाती है तो जिसके उच्चारण में मुख्य द्वार आधा
खुलता हो। तो जिसके उच्चारण में मुख्य द्वार क्या करता हो, आधा खुलता हो, उसको क्या कहा जाता है, अर्धविवृत के रूप में हम लोग जानते हैं। और अर्धविवृत की बात की जाती है तो यहाँ पे छोटा आ, आई, साथ में क्या, औ, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं अर्धविवृत के रूप में हम लोग जानते हैं। अर्धविवृत के बाद में आता आप लोगों का संवृत। संवृत क्या होता है, जिसके उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुल जाता हूं। ठीक है, जिसके उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा का पूरा ओपन हो जाता हो, उसको कहते हैं हम लोग अर्ध संवृत के रूप में, संवृत के रूप में हम लोग जानते हैं। और संवृत में छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, और साथ में ऊ, छोटा ऊ और एक क्या, बड़ा ऊ। इनको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, संवृत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यदि इसके अलावा अर्ध संवृत की बात की जाती है, एक और प्रकार होता है इसका, अर्ध संवृत। तो अर्ध संवृत में कौन आता है, जिसके उच्चारण में आधा मुख्य द्वार, आधा मुख्य द्वार क्या करता हूं, खुलता हूं। तो अर्ध संवृत होता है जिसके उच्चारण में आधा मुख्य द्वार क्या करता हो, बंद होता हूं। ऐसे वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध संवृत के रूप में हम लोग जानते हैं। और अर्ध संवृत में ए आता है और साथ में औ आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओ आता है, ओ, ठीक है ना, ए और क्या, ओ। तो ये हमारे मुख्य के प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और एक क्या आता है, अर्ध संवृत। तो ये 4 प्रकार के भेद होते हैं। मुख्य के बाद में हम लोग आते हैं सीधे कहाँ पे, ओटो के पास में। तो हेडिंग डालिएगा, ओटो की आकृति के आधार पर, ओटो की आकृति के आधार पर अगर बात की जाती है तो ओटो की आकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, क्या क्या होते हैं, एक होते हैं आप लोगों के ओटो की आकृति के आधार पर आवृत्तमुखी, ठीक है, इसको हम लोग वृत्तमुखी भी कहते हैं। जिसके उच्चारण में ओट, ठीक है, वृत्त के रूप में, वृत्त के अनुरूप बदल जाते हूं। ठीक है, जिसके उच्चारण में ओट वृत्त के अनुरूप बदल जाते हो, ऐसे वर्णों को आवृत्तमुखी अर्थात वृत्तमुखी वर्ण के रूप में हम लोग जानते हैं। उदाहरण की बात की जाती है तो वृत्तमुखी में कौन आता है, किसके उच्चारण में ओट की आकृति गोल हो जाती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्तमुखी
ठीक है, क्या कहते हैं, आवृत्तमुखी या फिर वृत्तमुखी कहते हैं। अब वृत्तमुखी जो वर्ण होते हैं, है ना, इनमें कौन कौन से वर्ण आते तो हम लोग कहेंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ठीक है। ये वर्ण जो होते हैं ये वृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं। दूसरे आते हैं अनावृत्तमुखी। और अनावृत्तमुखी बोले तो जिसके उच्चारण में ओट की आकृति, ओट की आकृति वृत्ताकार नहीं होती, वृत्ताकार या अंडाकार नहीं होती, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनावृत्त मुखी के रूप में हम लोग जानते हैं। और अनावृत्त मुखी में कौन आता है, तो इसमें आता है छोटा, बड़ा, छोटी और एक क्या, बड़ी, साथ में ए, आई। ये वर्ण किस में आते हैं, अनावृत्त मुखी के अंतर्गत रखे जाते हैं। जब इनको देखा जाएगा तो आप लोगों को ओटो की आकृति इस प्रकार की दिखाई देगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको ओट दिखाई देंगे। तो ऐसे ओटो को समझ जाना कि ये किस प्रकार के, तो हम लोग कहेंगे ये वृत्तमुखी है। और जब ऐसे ओट ना दिखाई दे तो आप समझ जाना कैसे होंगे, अनावृत्तमुखी वर्ण होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्राण बोले तो घोषत्व के आधार पर, मात्रा उच्चारण के आधार पर, अपना जो मुख होता है, मुख के जो अलग अलग हिस्से होते हैं जिसमें हवा क्या करती है, स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उनके आधार पर, साथ में अपना जो मुख होता है मुख की आकृति के आधार पर, और साथ में ओटो की आकृति के आधार पर हम लोगों ने स्वरों के भेद देख चुके हैं। इसके अलावा एक अन्य भेद और होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर, यदि जीभ के प्रयोग के आधार पर की बात की जाती है तो जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के भेद होते हैं। कितने, एक होता है अग्रस्वर, एक होता है मध्य स्वर, और एक होता है आपका क्या, पश्च स्वर। तो हम लोग कहेंगे जीभ की प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग कहेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के प्राय 3 भेद होते हैं, अग्र, मध्य और एक क्या, पश्चिम। अग्र क्या होता है, जिसके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग प्रयोग में आता हो, जिसके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग प्रयोग में आता हो, और जिसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग में आता हूं। और जिसके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग प्रयोग में आता हूं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, स्वर होते हैं।
अग्र, मध्य और एक क्या होता है आपका पश्च स्वर। यदि अग्र की बात की जाती है तो इसमें छोटी, बड़ी, ए और साथ में क्या आई, ये 4 वर्ण अग्र में आते हैं। छोटा आ की बात की जाती है तो ये मध्य में आता है। फिर हमारा बड़ा आ हो गया, ये पश्च स्वर में आता है। बड़ा आम, साथ में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, फिर क्या अपना छोटा ऊ और एक क्या बड़ा ऊ, साथ में ओ और क्या औ, ये पश्च स्वर के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ये हमारे स्वरों के क्या होते हैं बच्चों, भेद होते हैं। आशा आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये स्वर के क्या हो गए, हमारे भेद हो गए। स्वर को हम लोगों ने 4-5 प्रकार से क्या किया, वर्गीकृत किया। अब जो स्वर होते हैं, स्वर की क्या होती है, मात्रा होती है। इन मात्राओं का जिक्र आप लोग देख लो। स्वर की क्या होती है, मात्राएं। यदि मैंने लिखा ओनली क्या, राम लिखा, तो यहाँ पे राम है, बड़े आ की मात्रा है, और माँ में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। ठीक है, मैंने लिखा मी, तो इस मी में किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा है। और ये मी लिखा तो इसमें किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। मुँह लिखा तो इसमें किसकी मात्रा है, छोटा ओ की। और मैंने लिखा ये वाला तो इसमें किसकी मात्रा है, बड़ा ओ की। और मैंने त्रि लिखा ये वाला तो इसमें किसकी मात्रा है, ऋषि की मात्रा है। ठीक है, या मैंने लिखा के, तो के में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। ओके, मैंने लिखा कई, तो इसमें कई की मात्रा अपना आई की मात्रा है। ओके, साथ में मैंने लिखा को लिखा, तो यहाँ पे किसकी मात्रा है, यहाँ पे ओ की मात्रा है। यहाँ पे मैंने लिखा को, तो यहाँ पे किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है। ठीक है, साथ में मैंने लिखा डॉक्टर, तो यहाँ पे किसकी मात्रा है, आ वाले की मात्रा इस डाव में। तो ये हमारे स्वर की क्या होती है, मात्राएं होती हैं। तो जो ऋषि होता है, ऋषि की मात्रा के रूप में ये वाला लगता है बच्चों। ये मात्रा किसकी होती है, ऋषि की होती है। और यहाँ पे ये जो मात्रा दिख रही है किसकी, एक की। और डबल डंडा किसका, आई का है। ठीक है, डंडे के साथ में एक ऊपर डंडा क्या, ओ का है। डंडे के साथ में 2 ऊपर डंडा क्या, औ का है। साथ में छोटा की मात्रा क्या होगी, सिर्फ डायट लगती है। और जब इनमें हम लोग मात्रा को हटा देते हैं तो आपके बनते क्या, व्यंजन वर्ण बनते हैं। व्यंजन वर्ण कल भी हम लोगों ने देखे थे। जैसे राम था, इस राम में मैंने अगर किसको हटा दिया, राम में लगा हुआ बड़ा आ हटा देंगे तो बचेगा क्या, र। और माँ की बात करते तो माँ में अगर हम लोग क्या करेंगे, छोटे आ को हटा देंगे तो ओनली बचेगा क्या, म। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राम है, इस राम में बड़ा आ जुड़ा हुआ है और माँ में क्या जुड़ा हुआ, आपका छोटा आ जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो रा होगा, ये रा हलंत के साथ में, और जो माँ होगा ये भी हलंत के साथ में लिखा जाता है। यदि इनको बिना हलंत के लिखेंगे तो ये जो रा है, ये रा इस रूप में लिखा जाता है, क्र। ठीक है, का में र जुड़ा हुआ है तो क्र, और इसमें आ भी जुड़ा हुआ है का में। ठीक है, साथ में हम लोग देखते हैं, यदि माँ की बात करें तो जैसे मैंने लिखा सम्मान, तो यहाँ पे सम्मान में जो माँ है, ये माँ क्या आपका आधा है। ठीक है, इसी प्रकार से एक होता हा। हा को आधा रूप देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका हा एक तो हलंत के साथ में हम लोग लिख सकते हैं। और यदि आधा लिखना है तो आधा हम लोग कैसे लिखेंगे, हलंत के रूप में ही इसका प्रयोग अक्सर क्या होता चलता रहता है। साथ में ना अपना पूरा लिखा जाता है। अणा की बात करते तो अणा ये वाला होता है, इसको हलंत के साथ लिख दो या बिना डंडे के साथ में आप लोग इसको लिख दो। ये व्यंजन जो वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्णों को हम लोग स्वर के साथ में अक्सर क्या करते हैं, लिखते हैं। और यदि स्वर को हटा दिया जाता है, जो शेष वर्ण रह जाता है वो रहता आप लोगों का क्या, व्यंजन।
क्या रहता है, व्यंजन। तो अब इसके बाद हम लोग जो अगला वीडियो हम लोग देखेंगे, अगला लेक्चर देखेंगे, उसमें व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों ने स्वर के बारे में देखा, अगला जो वीडियो होगा वो पूरा होगा व्यंजन के बारे में। तो आज के लिए इतना है, कल हम लोग पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।